नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि और दिन शनिवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 5 जुलाई सन 2025, 10वीं तिथि शाम 6:59 तक रहेगी। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में महिला कर्मचारियों को हर महीने 2 एक्स्ट्रा छुट्टी मिलेंगी। सरकार ने नोटिफिकेशन किया जारी। साल में छुट्टियां 10 से बढ़कर 22 हुई। अगर आप विदेश जाने का सपना देख रहे हैं तो HKRN पोर्टल पर करें आवेदन। रोजगार दिलाएगी हरियाणा सरकार। रेवाड़ी में बिहार के अफसर को पोस्टिंग। राव दान सिंह बोले चपरासी हरियाणा के तो नायब तहसीलदार बिहार का। दीपेंद्र हुड्डा, अवैध चौटाला ने भी सवाल उठाए। नूंह में 5 दिन हेडक्वार्टर नहीं छोड़ सकेंगे अधिकारी व कर्मचारी। उपायुक्त ने जारी किया आदेश, क्योंकि 9 जुलाई तक भारी बारिश की है संभावना। कॉलेजों में एडमिशन 10 को फिर खुलेगा पोर्टल। 7 जुलाई तक होगी फीस जमा। दस्तावेजों की जांच के लिए कॉलेज आना अनिवार्य। हरियाणा सरकार ने कच्चे कर्मचारियों को दिया झटका। इस वजह से लिया गया ये अहम फैसला। किसानों की बढ़ेगी आय। रादौर में स्ट्रॉबेरी, नारायणगढ़ में लीची और हिसार में भी खुलेगा एक फल उत्कृष्टता केंद्र। नई तकनीक पर होगी खोज। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला। सबसे पहले होगी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती। 4 सत्र में होगा CET परीक्षा का आयोजन। हरियाणा में कावड़ यात्रा को लेकर पुलिस अलर्ट। 10 फुट से ऊंची कावड़ पर रोक। होटल व दुकानों पर लगानी होगी रेड लिस्ट। हरियाणा में खेती पर बड़ा बदलाव। सरकार की स्कीम बनी गेम चेंजर। किसानों को होगा ये अहम फायदा। इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर महंगे हो सकते हैं। बजाज, एथर और TVS घटाएंगे प्रोडक्शन। चीन से आने वाले रेयर अर्थ मैग्नेट की शॉर्टेज का असर। बर्मिंघम टेस्ट के तीसरे दिन भारत 244 रन से आगे। दूसरी पारी में स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 64 रन पहुंचा। इंग्लैंड 407 रन बनाकर ऑल आउट। और PM मोदी को त्रिनिदाद एंड टोबैगो का सर्वोच्च सम्मान मिला। यह अवार्ड पाने वाले पहले विदेशी। 25 देश अब तक दे चुके हैं मोदी को अपना सबसे बड़ा सम्मान। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के 12 जिलों हिसार, रोहतक, भिवानी, गुरुग्राम, पानीपत, सोनीपत, करनाल, फतेहाबाद, झज्जर, चरखी दादरी, जींद और महेंद्रगढ़ के कुछ इलाकों में बीते दिन यानी 4 जुलाई को बारिश हुई। इससे लोगों को उमस भरी गर्मी से थोड़ी राहत मिलती हुई दिखाई दी। वहीं सोनीपत, झज्जर और रोहतक में सड़कों पर जल भराव हो गया। नेशनल हाईवे 44 यानी जालंधर पानीपत दिल्ली पर सोनीपत में बारिश का पानी भर गया। दिल्ली बॉर्डर पर बहालगढ़ में हाईवे के साथ सर्विस लेन पर भी पानी भरा है, जिससे वहां लंबा जाम लग गया। वहीं नूंह में तेज बारिश के अलर्ट के चलते DC विश्वास कुमार मीणा ने 4 से 9 जुलाई तक अधिकारियों और कर्मचारियों को हेडक्वार्टर में रहने के आदेश दिए हैं। वहीं झज्जर में दोपहर में आधे घंटे के लिए बारिश हुई। इस दौरान सड़कों और गलियों में पानी भर गया। मौसम विभाग ने आज पूरे प्रदेश में बारिश का अनुमान जताया है। इनमें पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला व कुरुक्षेत्र में तेज बारिश की संभावना है। वहीं करनाल, पानीपत, सोनीपत, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, चरखी दादरी, गुरुग्राम, पलवल, नूंह व फरीदाबाद में मध्यम बारिश होगी। बाकी जिलों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी होगी। वहीं 6 और 7 जुलाई को पंचकुला, अंबाला व यमुनानगर में तेज बारिश का अनुमान है। वहीं हिसार, कैथल, जींद, पानीपत, सोनीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल व नूंह में मध्यम और सिरसा व फतेहाबाद में दोनों दिन कम बरसात की संभावना जताई है। PGI MER चंडीगढ़ ने ग्रुप B और ग्रुप C के 100 से अधिक पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू हो चुकी है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट cdn.dgalm.com पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो पद के अनुसार 12वीं पास, BSc नर्सिंग की डिग्री, 1 साल का अनुभव, LLB के साथ 3 साल का अनुभव, ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। वहीं एज लिमिट की बात करें तो न्यूनतम 18 साल और अधिकतम 35 साल तय की गई है। सिलेक्शन प्रोसेस रिटर्न एग्जाम, इंटरव्यू व डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा। सैलरी 35,400 रुपए से लेकर 1,42,400 रुपए प्रति माह दी जाएगी। वहीं फीस जनरल, OBC व EWS के लिए 1,500 रुपए, SC ST के लिए 800 रुपए, दिव्यांग के लिए निःशुल्क रहेगी। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो cdn.digalm.com पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। हरियाणा के विभिन्न विभागों में कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रही महिला कर्मचारी अब 12 महीने में 2 कैजुअल लीव यानी CL ले सकेंगी। इन महिला कर्मचारियों को पहले साल में सिर्फ 10 CL ही मिलती थी। अब सरकार ने इन्हें बढ़ाकर 22 कर दिया है। मानव संसाधन विभाग ने इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यह छुट्टियां पहले से मिल रही 10 दिन की मेडिकल लीव के अतिरिक्त होंगी। यह आदेश हरियाणा कौशल रोजगार निगम यानी HKRNL के तहत तैनात सभी महिला कर्मचारियों पर लागू होगा। विभिन्न सरकारी विभागों में 2,70,000 नियमित कर्मचारियों के साथ साथ लगभग 1,28,000 कॉन्ट्रेक्चुअल
कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी भी कार्यरत हैं। कुल कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारियों में 38,700 के करीब महिला कर्मचारियों की संख्या है। इससे पहले 2 जुलाई को हरियाणा सरकार ने ग्रुप सी और ग्रुप डी के नियमित कर्मचारियों को राहत प्रदान की थी। नए आदेश के मुताबिक कोई भी कर्मचारी छुट्टी वाले दिन जैसे रविवार या फिर राष्ट्रीय अवकाश ड्यूटी पर आता है तो वह अगले 1 महीने के भीतर मनचाहे किसी भी दिन कॉम्प्स ऑफ यानी छुट्टी ले सकेगा। यह कॉम्प ऑफ संबंधित छुट्टियों और स्टेशन लीव के साथ लिया जा सकता है। किसी भी हालत में कॉम्प ऑफ कुल 16 दिनों से अधिक नहीं मिलेंगे। 1 महीने में कॉम्प ऑफ नहीं लिया तो वह एक्सपायर हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर उस दिन के बदले में पैसे यानी कि वित्तीय प्रोत्साहन दिए जा चुके हैं या फिर दिए जाने वाले हैं तो कॉम्प ऑफ नहीं मिलेगा। हरियाणा में बिहार के सर्किल अफसर को नायब तहसीलदार लगाने पर सियासी बवाल मच गया है। महेंद्रगढ़ से पूर्व कांग्रेस विधायक राव दान सिंह ने तो सीधे ही तंज कसते हुए लिखा, चपरासी हरियाणा के और नायब तहसीलदार बिहार के। इनेलो अध्यक्ष अभय चौटाला ने कहा कि भाजपा ए और बी क्लास की नौकरियां बाहरी प्रदेश के लोगों को दे रही है। यह हरियाणा के पढ़े लिखे युवाओं के हक पर डाका है। हालांकि सियासत के बीच अफसर रिंकू यादव ने नायब तहसीलदार की कुर्सी संभाल ली है। उनकी नियुक्ति के आदेश 19 जून को हो गए थे, लेकिन ऑर्डर की कॉपी सामने आने के बाद इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। रिंकू यादव मूल रूप से महेंद्रगढ़ जिले के दोलोट गांव के रहने वाले हैं। अभी वह गुरुग्राम में रहते हैं। वह बिहार के भोजपुर जिले के बारहारा अंचल में सर्किल ऑफिसर के पद पर तैनात हैं। हरियाणा सरकार ने उन्हें रेवाड़ी के डहीना में नायब तहसीलदार नियुक्त किया है। यहाँ वे 1 साल तक डेपुटेशन पर तैनात रहेंगे। जिस डहीना में रिंकू यादव को नियुक्त किया गया है वहाँ नायब तहसीलदार का पद 6 महीने से खाली पड़ा था। अभी तक सरकार बाउल के नायब तहसीलदार को एडिशनल चार्ज देकर काम चला रही थी। वहीं इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला ने कहा कि भाजपा ने हरियाणा को दूसरे प्रदेश के लोगों के हवाले कर दिया है। मीडिया के माध्यम से पता चला है कि बिहार में तैनात एक सर्किल ऑफिसर को रेवाड़ी जिला के डहीना तहसील में 1 साल के लिए डेपुटेशन पर नायब तहसीलदार लगाया गया है। इससे पहले भी बीजेपी ने कई लोगों को बाहर के प्रदेशों से डेपुटेशन के बहाने हरियाणा में पोस्टिंग की सौगात दी है। अब तक भाजपा 90% से ऊपर बाहर के प्रदेशों के लोगों को हरियाणा की ए और ग्रुप बी की सरकारी नौकरियां दे रही है। दूसरी तरफ हरियाणा के PhD, M.Tech, B.Tech पास युवाओं को इनका चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी बना रही है। बीजेपी ने हरियाणा के युवाओं के हकों पर सरेआम डाका डाला है। हरियाणा से बाहर के लोगों को मलाईदार पदों पर लगाकर भ्रष्टाचार करके करोड़ों रुपए लूटे जा रहे हैं। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बीजेपी हरियाणा वासियों को क्यों इतना हल्के में ले रही है। क्या हरियाणा के लोग अधिकारी बनने की योग्यता नहीं रखते हैं? पिछले 11 वर्ष में बात करें तो अन्य राज्य के लोगों को क्लास 1, 2 की 75% सरकारी नौकरियां देने के साथ साथ अब तहसीलदार जैसे पदों पर भी डेपुटेशन से हरियाणा से बाहर के लोगों को बुलाया जा रहा है। एक तरफ जहाँ तमाम राज्य सरकारें अपने अपने राज्य की सरकारी नौकरियों में स्थानीय लोगों को तरजीह देती है, उन सरकारों ने भर्ती पेपर में भाषा की अनिवार्यता और स्टेट जीके के ज्यादा से ज्यादा प्रश्न पूछने जैसे नियम लागू किए हैं ताकि स्थानीय अभ्यर्थी ही पेपर पास कर पाएं। जबकि हरियाणा में ठीक इसके विपरीत नीतियां बन रही हैं। भर्ती पेपरों से हरियाणा जीके गायब कर दी गई है और डोमिसाइल से 15 साल की शर्त हटा दी गई है। महेंद्रगढ़ से कांग्रेस के पूर्व विधायक राव दान सिंह ने फेसबुक पर पोस्ट करते हुए लिखा कि चपरासी हरियाणा के और नायब तहसीलदार बिहार के। दान सिंह ने कहा कि हरियाणा में अगर नायब तहसीलदार की कमी है तो नई भर्ती करनी चाहिए। अगर कमी नहीं है तो इसकी जांच होनी चाहिए कि किसकी मेहरबानी से ये अधिकारी हरियाणा में आया है। पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव ने कहा कि इस तरह से दूसरे प्रदेश से अधिकारी को डेपुटेशन पर लाना गलत काम है। देखना चाहिए कि किस नेता की सिफारिश से ये हुआ है। यह सरकार हरियाणा के युवाओं को नौकरी तो दे नहीं रही है, अब डेपुटेशन पर भी बाहर से अधिकारी लाए जा रहे हैं। वहीं अभय चौटाला ने कहा कि HPSC जो संस्था हमारे हरियाणा के युवाओं को सरकारी नौकरी देने के लिए बनाई गई थी, उसका चेयरमैन भी दूसरे प्रदेश का है। ऐसे में हरियाणा के युवा कैसे A और B ग्रेड की गेजेटेड नौकरियों की उम्मीद कर सकते हैं? अभी हाल ही में एक यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर यानी VC भी दूसरे प्रदेश का लगाया गया है। बीजेपी सरकार हरियाणा प्रदेश को बाहरी लोगों से ऐसे लुटवा रही है जैसे महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। हरियाणा सरकार ने आगामी कांवड़ यात्रा 2025 के मद्देनजर राज्य में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा और यात्रा को सुगम बनाने के उद्देश्य से सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टियां तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी गई है। हाल ही में उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न होनी चाहिए। उन्होंने कानून व्यवस्था, चिकित्सा, यातायात प्रबंधन और सुरक्षा संबंधी सभी तैयारियों के लिए संबंधित विभागों को समय रहते अपनी पूरी तैयारी करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। यह यात्रा 11 जुलाई 2025 से प्रारंभ होने जा रही है, जिसमें लाखों श्रद्धालु हरिद्वार से गंगाजल लेकर पैदल या फिर वाहनों के माध्यम से अपने निवास स्थानों पर जलाभिषेक के लिए जाएंगे। इस यात्रा में बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालु भी भाग लेती हैं, जिनकी सुरक्षा एक प्रमुख चिंता का विषय है। राज्य भर में पुलिस बल को अलर्ट मोड में रखा गया है और सभी जिलों को इस संबंध में विशेष दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सभी संवेदनशील स्थानों, प्रमुख नाकों और सिविल स्थलों पर वरिष्ठ अधिकारियों की सीधी निगरानी में 24 घंटे गश्त सुनिश्चित की जाएगी। वहीं श्रद्धालुओं के पैदल चलने के लिए भी अलग लेन
सुनिश्चित की गई है। महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यात्रा मार्गों पर विशेष रूप से महिला पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। सभी होटलों और ढाबों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे खाने पीने की वस्तुओं की सूची और उनकी दरें स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करें ताकि यात्रियों के साथ किसी भी प्रकार का विवाद न हो। पुलिस बल को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे किसी भी प्रकार की सांप्रदायिक अशांति या अफवाह की स्थिति में तुरंत और प्रभावी कार्रवाई करें। सोनीपत में विभिन्न स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए दूसरी मेरिट लिस्ट के आधार पर दाखिले प्रारंभ हो गए हैं। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए और बीसीए जैसे विभिन्न पाठ्यक्रमों में चयनित विद्यार्थियों को अब 7 जुलाई तक ऑनलाइन फीस जमा करवानी होगी। राजकीय कन्या कॉलेज के प्रिंसिपल ने बताया कि दूसरी मेरिट लिस्ट में चयनित छात्रों को फीस जमा करने के बाद अपने दस्तावेजों की जाँच के लिए कॉलेज में उपस्थित होना आवश्यक है। विद्यार्थी एडमिशन पोर्टल पर नो योर रिजल्ट टैब से यह जान सकते हैं कि उनका दाखिला किस कॉलेज के किस कोर्स में हुआ है। उन्होंने बताया कि सरकारी कॉलेजों में केवल ऑनलाइन माध्यम से फीस स्वीकार की जाएगी, जबकि निजी यानी प्राइवेट कॉलेजों में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प उपलब्ध हैं। फीस जमा करने के बाद विद्यार्थियों को एडमिशन पोर्टल से रसीद डाउनलोड करनी होगी। प्रारंभिक दाखिला अस्थायी होगा और कॉलेज में सभी दस्तावेजों की जांच की जाएगी। दस्तावेजों में अगर कोई कमी पाई जाती है तो कॉलेज दाखिले को रद्द कर सकता है। पहली और दूसरी मेरिट लिस्ट के दाखिलों के बाद खाली बची हुई सीटों को भरने के लिए 9 जुलाई से ओपन काउंसलिंग प्रारंभ होगी। नए आवेदनों के लिए एडमिशन पोर्टल 10 जुलाई से दोबारा खुलेगा। 11 जुलाई से 17 जुलाई तक 100 रुपए लेट फीस के साथ दाखिले लिए जा सकेंगे। इसके बाद 18 जुलाई से लेकर 24 जुलाई तक 100 रुपए लेट फीस के अलावा 100 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से अतिरिक्त फीस भी लगेगी। मौसम विभाग द्वारा 4 जुलाई से 9 जुलाई तक भारी बारिश की संभावनाओं को देखते हुए नौ उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने सभी विभागों को आदेश जारी किए हैं कि कोई भी अधिकारी मुख्यालय न छोड़े। साथ ही अपने विभागीय कर्मचारियों को भी मुख्यालय पर रखना सुनिश्चित करें। किसी भी विकट परिस्थितियों में यदि किसी कर्मचारी को छुट्टी दी जाती है तो उसके बारे में उपायुक्त कार्यालय को सूचित करें। इसमें किसी प्रकार की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने बताया कि मौसम विभाग ने घोषणा की है कि 4 जुलाई से लेकर 9 जुलाई तक जिले में भारी बारिश की संभावना है। सुरक्षा की दृष्टि से जिला प्रशासन ने यह आदेश जारी किए हैं। इसमें अधिकारी ही नहीं, कर्मचारियों को भी अपने मुख्यालय पर रहना सुनिश्चित किया गया है। डीसी ने अपने आदेशों में स्पष्ट कहा है कि इस मामले में किसी भी विभाग ने किसी भी प्रकार की कोताही पाई गई तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान आपदा प्रबंधन, बिजली, सिंचाई, जन स्वास्थ्य विभाग, राजस्व, पंचायत व खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अलावा शहरी निकाय विभाग को विशेष रूप से अलर्ट और मुस्तैद रहने के आदेश जारी किए हैं। इस बारे में हरियाणा सरकार के आदेश जारी हुए हैं। हरियाणा सरकार की मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत अब किसान धान की खेती छोड़कर दूसरी फसलों की ओर रुख कर रहे हैं। इसके बदले उन्हें 8,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। इस बार मानसून ने भी मेहरबानी की है, जिससे दादरी जिले में जमकर बारिश हुई और खरीफ फसलों की बिजाई जोरों पर है। बाजरा, मूंग, ग्वार और कपास जैसी फसलों की ओर किसानों का झुकाव तेजी से बढ़ा है। कृषि विभाग की माने तो ये बदलाव सिर्फ मौसम का ही नहीं बल्कि सोच का भी है। कृषि विभाग के वरिष्ठ विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रभान शोरान ने बताया कि इस बार मानसून समय पर आया है और अच्छी बारिश हुई है। इससे खरीफ फसलों को जबरदस्त फायदा मिलेगा। धान की तुलना में ये फसलें पानी भी कम लेती हैं, जिससे पानी की बर्बादी रुकेगी और किसानों को आर्थिक लाभ भी मिलेगा। सरकार का फोकस अब धान की जगह अन्य वैकल्पिक फसलों को बढ़ावा देने पर है। इसके लिए किसानों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। सत्यापन के बाद सीधे खाते में राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। धान की जगह दूसरी फसल के बिजाई पर 8,000 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके अलावा मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। कई किसानों का कहना है कि धान की जगह कम पानी वाली फसलें उगाकर फायदा ज्यादा है। न सिर्फ लागत कम हुई है बल्कि फसल भी जल्दी पककर तैयार हो जाती है। हरियाणा सरकार की तरफ से अनुबंध पर काम कर रहे कच्चे कर्मचारियों को बड़ा झटका दिया गया है। सरकार की तरफ से आदेश दिए गए हैं कि सरकारी विभागों, बोर्ड, निगमों और विश्वविद्यालयों में संवेदनशील पदों पर नियुक्त सभी अनुबंधित कर्मचारियों को हटाकर दूसरे स्थान पर लगाया जाए। वित्त और मानव संसाधन से संबंधित सभी पदों पर सिर्फ पक्के कर्मचारी और अधिकारियों को नियुक्त किया जाएगा। पब्लिक डीलिंग और संवेदनशील पदों पर कच्चे कर्मचारियों को लगाने से भ्रष्टाचार की शिकायतों में लगातार वृद्धि हो रही है। प्रदेश सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है, जिसके चलते मुख्य सचिव के अधीनस्थ मानव संसाधन विभाग ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्ड निगमों के प्रबंध निदेशक और मुख्य प्रशासक, मंडलायुक्तों, उपायुक्तों और सभी विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार को संवेदनशील पदों की पहचान कर नियमित कर्मचारियों की तैनाती करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। लिखित आदेशों में बताया गया है कि 13 अगस्त 2021 को जारी निर्देश के मुताबिक संवेदनशील और वित्तीय मामलों से संबंधित पदों का प्रभार सिर्फ नियमित कर्मचारियों को सौंपा जाना चाहिए। किसी भी स्थिति में संविदा कर्मचारियों को इन पदों पर नियुक्त न किया जाए। निर्देश दिए गए हैं कि मानव संसाधन और लेखा से संबंधित सभी शाखाओं से संविदा कर्मचारियों को हटाकर नियमित आधार पर काम करने वाले ग्रुप ए, बी, सी व समकक्ष कर्मचारियों को कार्यभार सौंप दिया जाए।
हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC की तरफ से बुधवार को ग्रुप डी के 7,596 पदों का परीक्षा परिणाम जारी किया गया। बता दें कि आयोग की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया जिसमें ग्रुप सी की कुछ भर्तियों को वापस भी लिया गया है। अब ये भर्तियां नए CET के बाद होंगी। राज्य सरकार ने पिछले साल की कई भर्तियों के लगभग 8,653 पद वापस ले लिए हैं। अब ये भर्ती नए सिरे से की जाएंगी। ग्रुप सी के लिए CET जुलाई में होगा, जबकि अगस्त में सबसे पहले हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा पुलिस कांस्टेबल की भर्ती की जाएगी। ऐसे में प्रदेश में जल्द ही 5600 पुलिस पदों पर भर्ती होने जा रही है। पुलिस कांस्टेबल के पदों पर भर्ती के अतिरिक्त 3000 से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी। आयोग ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है। हरियाणा SSC के चेयरमैन एडवोकेट हिम्मत सिंह ने कर्मचारियों के साथ बैठक भी की है। बता दें कि ग्रुप सी के पेपर के लिए पिछली बार की तरह अब की बार भी रोडवेज की बसों की व्यवस्था की जाएगी। चूंकि यह अब तक की सबसे बड़ी परीक्षा होगी, इस वजह से आयोग और सरकार तैयारी में जुट चुके हैं। ग्रुप सी के CET की तैयारी तेज हो चुकी है। आयोग की तरफ से जांच पड़ताल के बाद कुछ सेंटरों को हटाने का फैसला भी लिया गया है। इनके स्थान पर कुछ नए सेंटर भी ऐड किए जाएंगे। सूत्रों के अनुसार परीक्षा 2 दिन में आयोजित होगी। 13,47,000 अभ्यर्थियों के लिए 2 दिनों के 4 सत्रों में यह परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। संभावना है कि जुलाई की किसी भी शनिवार या रविवार को इस परीक्षा का आयोजन करवाया जाए। हरियाणा के जो युवा विदेश जाने की इच्छा रखते हैं उनके लिए सरकार एक सुविधा प्रदान कर रही है। हरियाणा सरकार अब अपने राज्य के युवाओं को जर्मनी, नॉर्वे, चेकोस्लोवाकिया और रूस में जाने का अवसर प्रदान कर रही है। इन युवाओं को इन देशों में कृषि उत्पादों से जुड़े कारखानों और वेयर हाउसिंग परियोजनाओं में काम करने का मौका दिया जा रहा है। रूस और जर्मनी में 50-50 और स्लोवाकिया तथा नॉर्वे में 25-25 युवाओं को रोजगार के लिए भेजने की तैयारी है। राज्य के किसी भी युवा को विदेश में कोई परेशानी न हो, इसके लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम यानी HKRN के जरिए युवाओं को विदेश में नौकरियों के लिए भेजने की प्रक्रिया शुरू की है। जो भी युवा विदेश जाना चाहते हैं वह हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के पोर्टल पर जाकर इन नौकरियों के लिए 11 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा सरकार द्वारा ऐसा तीसरी बार है जब राज्य के युवाओं को अपने खुद के प्रयासों से रोजगार के लिए विदेश भेजा जा रहा है। इससे पहले इजराइल में 225 युवाओं का विभिन्न रोजगार कार्यों के लिए चयन हुआ था, जिसमें से 180 युवा इजराइल में काम कर रहे हैं, बाकी के जाने की तैयारी में है। वहीं दुबई में 100 युवाओं को रोजगार के लिए सिलेक्ट किया गया था, जिनके कौशल विकास का काम जारी है। जल्द ही ये भी जाएंगे। वहीं यूरोपीय देशों में लगभग 5000 नर्स की आवश्यकता पड़ने वाली है। हरियाणा सरकार यूरोपीय देशों में भी नर्सेज को भेजेगी। किस देश में कितनी नर्सेज आनी है, इसकी जानकारी राज्य सरकार को मिलते ही नर्सेज को विदेश भेजने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। वहीं पूरे देश में केरल के बाद हरियाणा सरकार एकमात्र ऐसी सरकार है जो खुद के हस्तक्षेप और जिम्मेदारी के साथ अपने राज्य के युवाओं को विदेश में रोजगार के लिए अवसर दे रही है। चीन की ओर से कीमती धातुओं यानी रेयर अर्थ मटेरियल के एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाने का असर भारतीय इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट पर दिखने लगा है। देश में टॉप इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर कंपनियां बजाज ऑटो, एथर एनर्जी और TVS मोटर प्रोडक्शन घटाने जा रही है। इकोनॉमिक्स टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 4 महीने से चीन से इंपोर्ट की जाने वाली रेयर अर्थ मैग्नेट की कमी से भारतीय कंपनियां जूझती हुई दिखाई दे रही है। ये मैग्नेट इलेक्ट्रिक मोटर्स के लिए बेहद जरूरी होती है और बिना इनके इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने में दिक्कत हो रही है। बता दें कि प्रोडक्शन घटने से इलेक्ट्रिक 2 व्हीकल की कीमतें बढ़ सकती हैं। भारत की दूसरी सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल 2 व्हीलर कंपनी बजाज ऑटो अपने प्रोडक्शन को सीधा आधा करने जा रही है। उनके चेतक लाइन पर पहले से ही दिक्कतें शुरू हो गई हैं। वहीं पिछले 3 महीने से सेल्स में नंबर 1 रहने वाली कंपनी TVS मोटर भी प्रोडक्शन कम करने को मजबूर है। TVS प्रवक्ता ने कहा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल सप्लाई चेन में मैग्नेट की कमी से शॉर्ट और मीडियम टर्म में चुनौतियां बढ़ गई हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और केंद्र सरकार चीन के साथ बातचीत कर रही है ताकि मैग्नेट की आपूर्ति फिर से प्रारंभ हो सके। इसके अलावा वियतनाम, इंडोनेशिया और जापान जैसे देशों से भी सप्लाई के लिए बात चल रही है, लेकिन अभी तक इसका कोई समाधान नहीं निकला है। हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने सभी सरकारी योजनाओं का लाभ हासिल करने के लिए परिवार पहचान पत्र यानी PPP ID को अनिवार्य किया हुआ है। जानकारी के अभाव में फैमिली ID होने के बावजूद भी बहुत से लोग सरकारी योजनाओं का लाभ हासिल करने के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि लोग घर बैठे ही परिवार पहचान पत्र को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए प्रदेश सरकार के आधिकारिक पोर्टल familyid.up.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। इसके बाद परिवार पहचान पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। हरियाणा में फैमिली ID एक 12 अंकों का विशिष्ट पहचान पत्र है जो राज्य सरकार की विभिन्न परियोजनाओं का लाभ उठाने के लिए आवश्यक है। फैमिली ID की बदौलत फर्जीवाड़े पर अंकुश लगाने और वास्तविक लाभार्थियों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में बड़े स्तर पर मदद मिली है। फैमिली ID से कुछ योजनाओं के तहत लाभार्थी बिना आवेदन किए ही घर बैठे ही सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, बर्थ सर्टिफिकेट आदि बनवाना आसान हो गया है। तो वहीं पेंशन, छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य सेवाएं, सामाजिक सुरक्षा जैसी 76 से अधिक यानी 76 से अधिक योजनाओं का लाभ फैमिली ID की मदद से उठा सकते हैं।
हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 193 अंक चढ़कर 83,433 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में तकरीबन 56 अंकों की बढ़त देखने को मिली और ये 25,461 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स के 30 में से 20 शेयरों में तेजी रही। ट्रेंड का शेयर 11% गिरा। टाटा स्टील और टेक महिंद्रा 1.6% तक गिरे। बजाज फाइनेंस, इन्फोसिस और HUL 1.6% तक चढ़े। निफ्टी के 50 शेयरों में से 31 में तेजी रही। NSE के फार्मा, रियल्टी, ऑयल एंड गैस और FMCG शेयर्स 1% तक चढ़कर बंद हुए। ऑटो और मेटल में मामूली गिरावट देखने को मिली। वहीं सोने का दाम 195 रुपए सस्ता होकर 97,142 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। वहीं 1 किलोग्राम चांदी की कीमत भी 253 रुपए घटकर 1,07,363 रुपए पर पहुंच गई है। दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत 98,880 और 22 कैरेट सोने की कीमत 90,650 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।